नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी कल जो यूपीएससी का प्रीलिम एग्जाम हुआ है उसका हम लोग डिस्कशन सेशन शुरू कर चुके हैं। हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस हो चुका है, उसमें सर ने आपको जो आंसर की दी है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दी है, और मैं ज्योग्राफी का सेक्शन विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगा और आप लोग मैच कीजिएगा, देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का जो मेरे पास जो सेट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर पे। तो इसमें है, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको 6 कंट्रीज दे रखी हैं और पूछा यह गया है कि इनमें से कितनी कंट्रीज यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। देखिए, जो मेरे बैच के, मेरी क्लास के कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ये क्वेश्चन देखा होगा उनको मेरी बात याद आई होगी। मैंने ये कहा था कि जो यूक्रेन है इसकी सराउंडिंग कंट्रीज और इसकी जो मेजर सिटीज है वो आप जरूर देख कर जाएं। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो बाय चांस ये क्वेश्चन यहाँ आ भी गया है। तो इसमें कंट्री पूछी है कि यूक्रेन को कौन कौन सी कंट्रीज जो है टच करते हैं या बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि यूक्रेन को हंगरी और रोमानिया, ये 2 कंट्रीज जो है बॉर्डर शेयर करेंगी, टच करेंगी। बुल्गारिया रोमानिया के नीचे आएगा। चेक रिपब्लिक जो है यूक्रेन के ईस्ट में लेकिन बॉर्डर शेयर नहीं करता है, सॉरी वेस्ट में है लेकिन बॉर्डर शेयर नहीं करता है। लाटविया लिथुआनिया ये नॉर्थ में पड़ेंगे लेकिन बॉर्डर शेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 कंट्रीज होंगी, हंगरी एंड रोमानिया। जो सही आंसर होगा तो कितने पेयर मैच कर, कितनी कंट्रीज हैं? तो यहाँ पर 2 कंट्रीज हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विद रेफरेंस टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में जो स्टेटमेंट है, वायुमंडल के संदर्भ में जो कथन है वो देखने हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the poles। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी में बिल्कुल नए वाली एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, और मैंने जिन भी स्टूडेंट्स का क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन किया है तो मैंने साफ साफ बताया भी है कि कितने टाइम्स जो है पोलर एरियाज पर इंसोलेशन है जो ट्रॉपिकल एरियाज है उसके। और एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज है उसका जो इंसोलेशन है, जो एनर्जी रिसीव होती है ट्रॉपिकल एरियाज में, वो 320 वाट पर मीटर स्क्वायर के एरिया पर होती है, और पोलर एरियाज में अराउंड 70 वाट पर मीटर स्क्वायर के एरिया पर एनर्जी रिसीव होती है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। अगर ग्राउंड पर टाइम्स की बात करें कि कितने टाइम्स ट्रॉपिकल एरिया में एनर्जी रिसीव होती है पोलर एरियाज के कंपैरिजन में, तो ये अराउंड 4.5 टाइम्स एनर्जी रिसीव होती है ट्रॉपिकल एरियाज में इन कंपैरिजन टू पोलर एरियाज। लेकिन अगर इक्वेटर और पोल्स के बीच में कंपेयर करें, मैं ट्रॉपिकल एरियाज और पोलर एरियाज की बात कर रहा हूं, पर अगर इक्वेटर और पोल्स के बीच की बात करें तो इक्वेटर पर जो एनर्जी रिसीव होगी उसका 40% एनर्जी रिसीव होगा पोलर एरियाज पर। ठीक है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन। देखिए, ये 2/3 नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और अगर आप स्पेक्ट्रम को देखें तो आपको पता भी चल जाएगा कि जो इंफ्रारेड रेज हैं वो 2/3 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि नहीं।
अगर इंफ्रारेड रेज एंड रेडियो वेव्स इनको अगर इंक्लूड कर ले तो ये मोर देन 2/3 हो जाता है, पर ये केवल और केवल इंफ्रारेड रेज की बात की गई है, तो स्टेटमेंट गलत है। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर्स दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। आप लोगों को पता है मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द लोअर एटमॉस्फेयर, और आपको ये भी पता है, मैंने आपको ये भी बताया होगा कि जब क्लाउड्स होते हैं तो उस टाइम पर विंटर सीजन में जो क्लाउडी नाइट्स होते हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि वो अर्थ से जो रेडिएशन रिलीज होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशंस भी रिलीज होती हैं। आप लोगों को भी आइडिया होगा, अर्थ से जो एनर्जी रिलीज होती है क्लाउड्स उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं और रिफ्लेक्ट भी करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। और ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वाटर वेपर्स जो है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और रिटेन भी करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर गैसेज। जो वाटर वेपर्स हैं वो एनर्जी को लंबे टाइम तक रिटेन करते हैं, तो स्टेटमेंट सही लग रहा है। लेकिन इससे पहले आप जज करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देखेंगे। इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशंस। देखिए जो इंफ्रारेड वेव्स है ना, इनको हम देख नहीं सकते हैं अपने जो नेचुरल आईज हैं, या आप कह सकते हो कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम इंफ्रारेड रेडिएशंस को नहीं देख पाते। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, सबसे पहले स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, फिर आपका जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वेव्स हैं वो होती हैं, और उसके बाद रेडियो वेव्स होती हैं। तो ये इसने कहा कि पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड वेव्स, जो कि गलत है। तो हमारे पास सी ऑप्शन बचता है जो कि सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 13th क्वेश्चन है, तो 13th नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर स्टेटमेंट्स देखिए, The soil in tropical rainforest is rich in nutrients। जिन भी बच्चों ने मेरी क्लास की है सॉइल्स की, मैंने स्पेशली मेंशन भी कर रखा है, आप देख सकते हैं, इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी होगी आप लोगों के पास। स्पेशली मैंने मेंशन किया था कि जिस एरिया में रेनफॉल ज्यादा होगी, जिस एरिया में लीचिंग ज्यादा होगी, उस एरिया में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं, और उन एरियाज में सॉइल्स जो है फर्टाइल नहीं होती हैं। तो इसने कहा क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो एरियाज है वहां पर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। स्टेटमेंट गलत है। और मैंने यहाँ पर क्लास में ही जब मैंने ये सॉइल का टॉपिक करा था तो मैंने ये बताया भी था कि आपको एक स्टेटमेंट दी जा सकती है कि जो इक्वेटोरियल रीजन्स हैं दे हैव डेंसर वेजिटेशन। फिर सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी कि रीजनरेशन रेट ऑफ द वेजिटेशन इज लेसर इन द इक्वेटोरियल जोन, और थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी कि सॉइल इज हाईली फर्टाइल इन इक्वेटोरियल जोन। तो ये तीन स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई थी, और मैंने ये भी कहा था कि कंफ्यूजन आएगा, आपको लगेगा कि इक्वेटोरियल जोन में डेंसर वेजिटेशन है, तो वो वेजिटेशन डेंसर इसलिए होगी क्योंकि जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते होंगे। तो मैंने ये सिचुएशन भी बताई थी कि आप कंफ्यूज करेंगे यहाँ पर। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये रेन फॉरेस्ट के जो एरियाज हैं ये वो एरियाज हैं जहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है, लीचिंग होगी, और न्यूट्रिएंट्स जो है अपर सॉइल में टॉप सॉइल में नहीं होंगे। तो स्टेटमेंट गलत। इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिक, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट cause dead organic matter in the soil decompose quickly। मैंने ये भी आपको बता रखा है, मैंने ये कहा था कि अगर किसी भी सॉइल में ह्यूमस की अमाउंट ज्यादा है तो सॉइल जनरली फर्टाइल होती है, पर जहां पर हाई टेम्परेचर और हाई मॉइस्चर होगा उन एरियाज में बैक्टीरियल एक्टिविटी इंटेंसिव होगी, और जो
डिकम्पोजिशन होगी ह्यूमस की या ऑर्गेनिक मैटर की वो बहुत फास्ट होगी, इसलिए वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। आप मेरी बैक जो क्लासेस हैं सॉइल की वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको ये दोनों चीजें उस क्लास से विद कॉन्फिडेंस आप इसका सॉल्यूशन वहां से पा सकते हैं, ले सकते हैं। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट, तो आंसर इसका होना चाहिए डी। इसका आंसर होगा 4th स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्योग्राफी का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरी क्लास कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आपको लगता है कि ये चीज मैंने क्लास में नहीं बताई है? और मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या बोला था। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं कि आंसर क्या होगा। The temperature contrast between continents and oceans is greater during summers than winters। स्टेटमेंट गलत है। और मैंने ये कहा था कि चाहे थर्मल ग्रेडियंट की बात हो, प्रेशर ग्रेडियंट की बात हो, टेम्परेचर रेंज की बात हो, ये उन एरियाज में हाई होगा जहां पर एयर ड्राई होगी या एयर में कंपैरेटिवली मॉइस्चर विंटर सीजन में कम होता है या विंटर सीजन होगा। और वही चीज है यहाँ पर ड्राई एयर लिखा होता या आपका सीजन के बिहाफ पे ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दोनों को आप जज कर सकते थे। अगर ये दिया होता कि ओवर द कॉन्टिनेंट टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट या टेम्परेचर चेंज इज फास्टर देन ओवर द ओशंस, तो भी सही होता। क्यों? क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, लैंड पार्ट है, उस पर मॉइस्चर कम होगा तो जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो फास्टर होगा, टेम्परेचर रेंज भी फास्टर होगी। पर यहां पर इसने सीजन के बेस पे दिया है, तो थर्मल कंट्रास्ट ज्यादा जब होगा जब एयर में मॉइस्चर कम होगा, ड्राइनेस ज्यादा होगी। और विंटर सीजन में ड्राइनेस ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू समर सीजन। और इसने कहा क्या है कि ये थर्मल कंट्रास्ट या टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर। नहीं, विंटर में, क्योंकि विंटर में मॉइस्चर कम होगा और जब एयर में मॉइस्चर ज्यादा होता ना तो एयर का जो हीटिंग और कूलिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है, इसलिए कंट्रास्ट कम हो जाता है। पर विंटर्स में मॉइस्चर कम होता है, एयर ड्राई होती है, इसलिए उसका जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है या आपका जो हीटिंग एंड कूलिंग है वो फास्टर होती है। अब इसने दो चीजों के बीच में कंपैरिजन पूछा था, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, तो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रॉन्गर होगा आपका विंटर सीजन में। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन ऑफ द लैंड सरफेस, स्टेटमेंट सही है। ये मैंने आपको तब बताया था जब मैंने आपको ये बताया था कि डे टाइम में लैंड की हीटिंग ज्यादा होती है नाइट टाइम के कंपैरिजन में, सॉरी डे टाइम में लैंड की हीटिंग ज्यादा फास्ट होगी इन कंपैरिजन टू ओशनिक एरियाज। क्यों? क्योंकि ओशनिक एरियाज में जो वाटर है उसकी हीटिंग के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, क्योंकि वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। इसका मतलब है कि वाटर के टेम्परेचर के लिए ज्यादा हीट चाहिएगी और लैंड के टेम्परेचर के लिए कम हीट चाहिएगी सेम टेम्परेचर गेन करने के लिए। और मैंने आपको बताया भी था कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, उससे ज्योग्राफी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक हीट ओशन पर ज्यादा है या लैंड पर ज्यादा है। और आप देख रहे हैं वही चीज पूछी गई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन सॉइल, रॉक और लैंड पार्ट, अराउंड 5 टाइम्स ज्यादा होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट। तो स्टेटमेंट सेकंड इसकी सही रहेगी। तो यहां पर फर्स्ट है इनकरेक्ट और सेकंड है करेक्ट, तो डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास ये रहा 15th क्वेश्चन। जो 15th क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से बिल्कुल हूबहू पूछा गया है और दोनों चीजें आपको डिटेल में बताई भी गई थी और मैंने मेंशन भी किया था कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स यहां से किस टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, आप जिन भी लोगों ने अर्थक्वेक और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ उस क्लास को देखा है तो आपको यहां पर सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये काफी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। इन ए सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। देखिए मैंने बोला था कि प्राइमरी वेव्स इसलिए बोला जाता है कि ये ग्राउंड पर पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं, इसलिए इनको पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। अब अगर पहले आएंगी तो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है जो इनको रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्डिंग में इनकी पहले होगी। तो जो सिस्मोग्राफ है पी वेव्स की रिकॉर्डिंग पहले करता है, एस वेव के कंपैरिजन में स्टेटमेंट सही है। इन पी वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट। यहां पर इंडिविजुअल पार्टिकल्स लिखा है, यहां पर मीडियम भी लिखा जा सकता था। टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, मतलब टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन का मतलब है पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ द वेव्स। ठीक है, या पैरेलल, जो मीडियम में जो पार्टिकल्स है वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल जो है मूव करेंगे ऊपर या नीचे। whereas in S waves the particles vibrate up and down at right angles। जो डायरेक्शन होगी एस वेव्स की उसके राइट एंगल पर मूव करेंगे। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं, इसका आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18th क्वेश्चन में consider the following activities: spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively, the increasing the alkalinity of ocean by adding lime, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abundant subterranean mines in the form of carbonated waters। और पूछा यह है कि जो ये ऊपर एक्टिविटीज दी गई हैं ये बताइए कार्बन कैप्चर और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए इनमें कौन सी एक्टिविटी को कंसिडर किया जा सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे कार्बन कैप्चरिंग का इसने पूछा है। तो कार्बन कैप्चरिंग के लिए जो रॉक्स होती है ना, अगर हम उनके फाइन ग्रेन्स या रॉक्स की डस्ट बनाकर अगर हम ग्राउंड पर स्प्रेड कर दे तो ग्राउंड का सरफेस एरिया जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू कोर्सर रॉक्स अगर है तो उससे क्या होगा, रॉक्स के कांटेक्ट में ज्यादा एयर आएगी और वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। अगर हम डस्ट बनाकर स्प्रेड कर देंगे बेसाल्टिक रॉक की तो कार्बन कैप्चरिंग होगी। इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशन बाय एडिंग लाइम। देखिए कुछ सॉल्ट्स होते हैं, आपका लाइम है, मैग्नीशियम है, इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो अल्कलिनिटी इंक्रीज होती है और अल्कलिनिटी जितनी इंक्रीज होगी ओशंस की उतनी ही उसकी कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, कार्बन कैप्चरिंग ज्यादा होगी। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज, इसमें दिया कि जो अबंडेंट माइंस हैं या आपका जो इनर पार्ट है उन माइंस का, उनमें कार्बोनेटेड वाटर की हेल्प से हम कार्बन कैप्चरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें इससे जो कार्बन
डाइऑक्साइड है, इसकी कैप्चरिंग, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट को बढ़ने से रोका जा सकता है। जो इंडस्ट्रीज से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं या कार्बन एज ए पोल्यूटेंट्स निकलते हैं तो उनको हम कैप्चर करते हैं थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स और उसको हम डायरेक्टली फिर एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं होने देते हैं और डायरेक्टली हम उनको जो है जो सबटरेनियन पार्ट है उसके अंदर सप्लाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। तो उससे भी कार्बन की अमाउंट जो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो सकते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तीनों मैकेनिज्म्स, तीनों मेथड्स यूज किए जाते हैं और सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th। थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन में देखेंगे विद रेफरेंस टू रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग aquaculture system consider the following statements. The biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish feed. बिल्कुल सही है। जो बायोफिल्टर्स हैं दे यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी लार्जर वेस्ट मटेरियल होता है उसको डीकंपोज करते हैं और उस डीकंपोजिशन से क्या हो जाता है, रिमूवल होता है जो भी अनईटन फिश फीड है उसका। तो ये बिल्कुल सही है। ये एक तरह से आपका वेस्ट ट्रीटमेंट का एक मेथड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से किया जाता है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। देखिए जो बायोफिल्टर्स ना ये अमोनिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही इसने दिया है कि ये अमोनिया जो प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया हो, नाइट्रोजन हो, इसको नाइट्रेट में ये कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। आपको पता होगा जो फॉस्फोरस है ये यूट्रोफिकेशन को कंट्रीब्यूट करता है, जो कि जो वाटर होता है या एक्वेटिक लाइफ होती है उसके लिए ये हेल्दी नहीं है, सही नहीं है। तो एक लिमिट से बाहर अगर इसकी अमाउंट इंक्रीज करेगी तो ये एक्वेटिक लाइफ या एक्वाकल्चर के लिए जो है एक थ्रेट हो जाता है। तो जो बायोफिल्टर्स ना जनरली ये क्या करते हैं, फॉस्फोरस की अमाउंट को डिक्रीज करते हैं थ्रू डिग्रेडेशन। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहां पर आपकी दो स्टेटमेंट सही है, तो बी इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद 36 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस एंड डिस्क्रिप्शन। ये स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग दिया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे ये सैफिड्स है, जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस। ये सैफिड्स नहीं होते, ये नेबुला होता है, ठीक है। नेबुले प्लूरल फॉर्म यहाँ पर। तो जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। सैफिड्स जो जनरली क्या होते हैं, जो ब्लिंकिंग स्टार्स लाइक जो बॉडीज होती हैं जनरली, ये इसके लिए मैच करेगा एक्चुअल में। तो इस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है गलत हो जाती हैं। उसके बाद पल्सर्स, न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या होता है कि जब स्टार्स जो है स्टार्स प्रोसीड टुवर्ड्स देयर डेथ, तो उनका इनर पार्ट जो होता है उसमें एनर्जी बची होती है, तो उसके लिए भी हम पल्सर्स का यूज करते हैं। लेकिन जो इसने दिया है कि न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। रन आउट ऑफ फ्यूल का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो
मैकेनिज्म है जिससे एनर्जी जनरेट होती है स्टार्स में, ठीक है, वो जो कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं, जैसे आप लोग भी जानते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिलके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब जो कंपोनेंट है जो एनर्जी जनरेट करते हैं, अगर वो खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो उस टाइम पर पल्सर्स की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, केवल एक ही पेयर सही है। इसने पूछा यह था कि कितने पेयर सही है, तो ओनली 1 पेयर इसमें सही होगा, ठीक है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इनर पार्ट जिसमें कुछ एनर्जी बची होती है, आउटर पार्ट उसका अगर खत्म हो जाता है तो वो इनर पार्ट पल्सर कहा जा सकता है। आगे देखते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में मैंने क्लास में ये डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये केवल और केवल एक जो यूनिवर्स का जो टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड यूनिवर्स, अगर उसको आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फैक्ट बेस्ड है, जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जनरली ये बच्चों को बोल दिया जाता है कि ये टॉपिक आप एनसीईआरटी से पढ़ ले या अपना जो भी आपको मटेरियल यहाँ से मिला वहां से पढ़ ले। ये मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया है। बाकी मैंने देखा है, आप लोग भी देखेंगे जो मेरे स्टूडेंट हैं, कि हम लोगों ने जो ज्योग्राफी का कोर सेक्शन है, या एटलस का है या आपका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसको अगर हम देखें तो ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे किए हुए हैं। हमारा जो पैटर्न था, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, उसको काफी मैच करते हुए क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे होंगे। जो मेरी क्लास लिए होंगे वो स्टूडेंट काफी खुश भी रहे होंगे इन क्वेश्चंस को देखकर। लेकिन कुछ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफी हाई भी है, इसलिए मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरा मानना यह है कि जिस कैंडिडेट का 40 से लेकर 43 तक स्कोर है, तो मुझे लगता है कि उसका प्रीलिम हो रहा है और वो अपने मेंस की प्रॉपरली तैयारी रखे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बनेगा 39th। तो 39th क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्करी पोल्यूशन। तो मर्करी पोल्यूशन के बेस पे एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज ए सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, माइनिंग एक्टिविटीज, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी से मर्करी इंक्रीज होती है, मर्करी पोल्यूशन जो है आपका होता है। उसके बाद कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कोज मर्करी पोल्यूशन, लेड एंड मर्करी अगेन थर्मल बेस्ड पावर प्लांट से होता है, तो ये भी सही है। देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। भाई हमारे पास लेवल नहीं है कि कितना एक्सपोजर होने पर मर्करी का, मतलब ह्यूमन बीइंग का या लिविंग बीइंग का टू द मर्करी एक्सपोजर डिग्री कितनी हो जो कि हार्मफुल जो है प्रूव हो, ऐसा हमारे पास अभी कोई सेफ लिमिट्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों स्टेटमेंट्स सही रहेंगी, सी इसका आंसर बनेगा। इसने पूछा यही है कि कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 47। फोर्टी 47 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये दे रखा है कि कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन्ड इन न्यूज एंड कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड। हालांकि ये करंट से रिलेटेड है, तो बस ये रीजन दे दिए, एरियाज दे दिए, इसलिए मैंने इसको ज्योग्राफी में इंक्लूड कर लिया, पर है ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है, इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकता। जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे उन स्टूडेंट्स को पता भी होगा।
डोनबास आप लोग जानते हैं, जो यूक्रेन का जो एरिया है। उसके बाद काचिन, जो म्यांमार का एरिया है, काचिन स्टेट, काचिन प्रोविंस, और टिग्रे ये इथोपिया में है। तो तीनों गलत हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया है कि क्या इसमें सही है, कितने पेयर सही है, तो नन यहाँ पर आंसर रहेगा, इनमें से कोई भी सही पेयर नहीं है। ठीक है, उसके बाद 49th क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। देखिए, जो इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करती हैं, जिन इंडस्ट्रीज में फ्यूल कंजप्शन ज्यादा है, उन सारी इंडस्ट्रीज के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक ऑप्शन हो सकता है। और आप लोग जानते हैं कि ये सारी इंडस्ट्रीज मेजर इंडस्ट्रीज में आती हैं, फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज एंड स्टील प्लांट्स। मतलब इनमें फ्यूल कंजप्शन काफी ज्यादा होती है, इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन एक ऑप्शन हो सकता है। मुझे लगता है ये ज्यादातर स्टूडेंट्स ने आइडिया के बेस पर ही ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो इसमें इसने पूछा क्या है कि कितनी इंडस्ट्रीज को डीकार्बनाइजिंग के लिए हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एज ए ऑप्शन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो तीनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में देखिए, ये मैप का क्वेश्चन है। जिसने भी मैप की क्लासेस की होंगी तो यहां पर देखिए, झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक। सबको पता है कि वुलर लेक के क्या फीचर हैं। जब हम लोगों ने एटलस किया था तो मैंने आप लोगों को ये चीज थोड़ा सा नोटिस भी करवाई होगी कि जो झेलम रिवर है वो वुलर लेक से पास होती है, और वुलर लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कंसिडर की जाती है। ये मेरे मैप वर्क से कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हो। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। ये भी मैंने आपको बता भी रखा होगा कि जो कृष्णा गोदावरी रिवर है, ठीक है, उसके बाद नीचे जो कावेरी रिवर है, इनमें जो कोलेरू लेक और पेलोरू लेक है, इनकी लोकेशन क्या है। आप लोगों को पता है कि कृष्णा और गोदावरी के बीच में कोलेरू लेक है, और इसने कहा क्या है, डायरेक्टली फीड्स। और मैंने आपको बता भी रखा कि कोलेरू जो लेक है ये एक लैगून है। इसका मतलब है सी वाटर की जो ट्रैपिंग हुई होगी, जो बार बना होगा, बार मीन्स जो ओशनिक लैंडफॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया था, ओशनिक बार, ठीक है, उस बार की डेवलपमेंट के कारण जो है कोलेरू लेक या लैगून की डेवलपमेंट हुई है। इसका मतलब है इसकी डेवलपमेंट मेनली कृष्णा रिवर के कारण नहीं हुई है। ये कोई मेंडर नहीं है रिवर का जिसके कारण इस लेक की डेवलपमेंट हुई हो। तो ये ओशनिक वाटर की ट्रैपिंग से बनी है। दूसरी चीज है, दो रिवर्स के बीच में है, तो डायरेक्ट सोर्स नहीं है कृष्णा रिवर वाटर का कोलेरू लेक में, और इसने दिया है कि ये डायरेक्टली इसको फीड करता है, तो स्टेटमेंट गलत। उसके बाद मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक। ये आपका जो वेटलैंड्स हैं, अगर आपने उनके बारे में पढ़ा होगा एनवायरमेंट इकोलॉजी में, तो आपको पता होगा जो कंवर लेक है ये एक मेंडर है गंडक रिवर का, ठीक है, उसके कारण बना है। तो एक तरह से ये ऑक्सबो लेक है, ठीक है। तो ये आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपने तैयार किया होगा, ये सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर केवल 2 स्टेटमेंट सही है, जो 3 है उनमें से। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 52nd। जो 52nd क्वेश्चन है इसको देखिए। पोर्ट्स दे रखे हैं और ये किस लिए जाने जाते हैं इनके बारे में दे रखा है, मतलब डिस्क्रिप्शन है ये। कामराजार पोर्ट आप लोगों को पता होगा, एनोर पोर्ट, कामराजार पोर्ट।
फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी, बिल्कुल सही है, ये पहला है, फैक्ट है ये, इसको ध्यान रखेंगे। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ऑन पोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। विशाखापत्तनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, आपको भी पता है नेहरू जो मुंबई पोर्ट है, ठीक है, उसके लिए एक हम लोगों को फॉर असिस्टिंग द मुंबई पोर्ट जो नावा सेवा पोर्ट है उसको डेवलप किया गया था। तो वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो कंटेनर्स हैं उसका बर्डन बहुत ज्यादा था, तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं है विशाखापत्तनम। दो स्टेटमेंट, दो मैचिंग, दो पेयर सही है, थर्ड गलत है, तो इसका आंसर होगा बी, ओनली 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन में एटलीस्ट आप 50-50 जरूर कर सकते थे। ये आप लोगों को अगर आप एनसीईआरटी ही पढ़े, मैंने ये क्लास में ये क्वेश्चन जो वेजिटेशन मैंने कराया था उसमें आप लोगों को कौन कौन सी स्पीसीज है किस कैटेगरी में है वो मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर सबके पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि जो महुआ और जो टीक है दोनों डेसिडुअस कैटेगरी में है। अगर किसी को डाउट हुआ होगा तो जैक फ्रूट के केस में हुआ होगा जो कि एवरग्रीन है, ठीक है, ये दोनों डेसिडुअस हैं। तो इस बेस पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो आप जो है अगर देखें तो 2 पे आप श्योर थे तो इसको एलिमिनेट कर दोगे, इसको एलिमिनेट कर दोगे। अब बस आपके पास 50-50 वाला ऑप्शन बचा है। तो इसमें जो है आपका अगर आपने गैस किया होगा तो फिर थोड़ा सा रिस्क रहा भी होगा, पर बाकी ये एवरग्रीन है और ये दोनों डेसिडुअस हैं, तो इसका जो आंसर होगा 2 इसमें सही होगा, 53 का बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 54th क्वेश्चन। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि इस टाइप का जो डाटा है वो याद रखना इतना आसान नहीं है। हमारे पास बहुत सारे इससे मिलते जुलते डाटा हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो यहां पर कोई डाउट नहीं है। उसके बाद द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। यहां पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है। बाकी अगर आप देखें जो इंडिया का एक डाटा रिलीज किया गया था, मैं 1 मिनट, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप डाटा देखते हो तो आपको ये चीज मिलेगी वहां पर कि जो इंडिया है इसमें 48% जो लैंड है एरेबल लैंड है इरिगेटेड है, और चाइना में 41% लैंड इरिगेटेड है, ठीक है। तो ये डाटा जरूरी नहीं है आप लोगों को याद हो, और संभावना यही होती है कि इस टाइप का डाटा जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है, नहीं ध्यान रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग रही होगी। उसके बाद दी एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। गलत है, चाइना में ऑलमोस्ट डबल है। अगर आप देखोगे तो इंडिया में 2.9 है पर हेक्टेयर एवरेज प्रोडक्टिविटी, और चाइना में 4.1 और 2 के अराउंड है। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो इस हिसाब से आप ओनली 2 बी आंसर के लिए जा सकते थे, बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट 55th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड।
इसमें कोई खास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक फैक्ट है। और अगर आप इसको देखें तो मुझे जो इसका आंसर लग रहा है वो लग रहा है रन ऑफ कच्छ। बाकी इसके आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, मेरे हिसाब से ये ज्यादा सुटेबल इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्मेनाइट एंड रूटाइल अबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर कोस्टल ट्रैक्ट्स दिया हुआ है, आर रिच सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन माइंस है वहां से भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए जो आंसर है वो है टाइटेनियम, डी। उसके बाद अबाउट 3/4 ऑफ कोबाल्ट, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by $57। तो इसमें अगर आप देखें कोबाल्ट के बारे में पूछा गया है, बोट्सवाना भी अच्छा खासा कोबाल्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहां पर इसका जो आंसर है वो DRC इसका सही आंसर होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज। इसके लिए जो कोबाल्ट है वो 3/4 जो है वर्ल्ड का कोबाल्ट प्रोडक्शन है DRC से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कोंगो बेसिन। अगर आपने ये देखा हो अपने वर्ल्ड मैप से, अगेन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जिसने भी एटलस किया होगा सबका हुआ होगा सही, क्योंकि इसने पूछा क्या कि कोंगो बेसिन का पार्ट क्या है, कि मतलब जो कोंगो रिवर है, जो DRC की जो मेजर रिवर है जायरे या कोंगो, जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, उसके बेसिन के रिगार्डिंग पूछा है कि भाई वो कितने एरिया से वाटर कलेक्ट करते हैं या कितने एरिया को वाटर सप्लाई कर सकते हैं, उस पूरे जोन को बताना होता है। उसको थोड़ा सा आपका आइडिया तब चलेगा जब आपको उसकी जो रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज है वो आपने देखी होगी। तो यहाँ पर देखिए, नाइजीरिया से पहले कैमरून का एरिया आ जाता है, नाइजीरिया खत्म। साउथ सुडान को अगर आप देखोगे तो आपको सुडान में जो नाइल रिवर है केवल और केवल उसी की आपको हेड वाटर्स मिलेंगे या नाइल रिवर की प्रेजेंस मिलेगी, बाकी कोई वहां पर कोई मेजर रिवर नहीं है, कोई सीजनल स्ट्रीम है तो एक अलग बात है छोटी मोटी, तो ये भी नहीं होगा। युगांडा आप देखेंगे, युगांडा इज सेपरेटेड फ्रॉम दी DRC बाय रिफ्ट वैली। अगर आपने रिफ्ट वैली देखा है तो बचा कौन सा, कैमरून। कैमरून इसका सही आंसर है। वैसे जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एटलस वर्क किया है, ये क्वेश्चन उनका होना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है तो आपका एटलस वर्क वीक रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 59th जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अमरकंटक, ये अगर आप मैप पे देखेंगे तो सारी चीजें हम लोगों ने ये देख रखी हैं। देखिए, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यन एंड सह्याद्री। आप लोगों को पता है अगर ये इंडिया है, ये सह्याद्री है और ये विंध्यन एंड सतपुड़ा रेंज है। तो जो सतपुड़ा रेंज है इसके ईस्ट में मैकाल रेंज है और उसकी एक वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है अमरकंटक। तो इन दोनों का कहीं पर भी कोई जुड़ाव नहीं है। जब किसने ये कहा कि ये अमरकंटक हिल्स इन दोनों के मीटिंग पॉइंट पे कन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है, तो स्टेटमेंट गलत। उसके बाद बिलीगिरी रंगम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज। हालांकि मैंने बिलीगिरी रंगन हिल्स नहीं बताया था एटलस पर जो भी सतपुड़ा रेंज की जो हिल्स हैं या सतपुड़ा के अंदर जो रेंजेज हैं मैंने वो सारी बता रखी हैं, तो इसलिए उसके बेस पर ये आंसर आप एक इंटेलिजेंट गैस के बेस पर कर सकते थे। नाम भी आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का जो एरिया है
उससे नॉर्थ में इस टाइप के नाम नहीं मिलते हैं। ये रंगम या सैलम, ये इस टाइप के नाम जो है आपको जो कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का ये जो एरिया इसमें मिलते हैं। तो एक थोड़ा सा आप जो है इस पे इंटेलिजेंस का यूज करके कर सकते थे, पर फिर भी एग्जाम प्रेशर में चीजें कई बार नहीं हो पाती हैं। उसके बाद शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। एटलस पर हम लोगों ने देख रखा है शेषाचलम हिल्स कहां पर है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट का ये वाला पार्ट कार्डामोम हिल्स है, जो वेस्टर्न घाट का सदर्न मोस्ट पार्ट जो होगा वो कार्डामोम हिल्स पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, जबकि शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश में हिल्स हैं। तो तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं और इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। उसके बाद 59 के बाद मेरा क्वेश्चन है 71st। यहाँ 71st ये रहा। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। सबको पता है कि मोर देन 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ कोल। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट के इंडिया में जो कोल है उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में यूरेनियम भी है। सबको पता है इंडिया में यूरेनियम भी है। हम लोगों को इस चीज का आइडिया है कि इंडिया में यूरेनियम भी है। और आप लोगों को जो यहाँ पर मटेरियल दिया गया है, जो जिसमें हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो फैक्ट्स हैं या मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस सेक्शन को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में यूरेनियम कहाँ कहाँ है और कोल कहाँ है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ा होगा, और आपने वैसे भी ये जो बेसिक अपनी बुक्स हैं एनर्जी जनरेशन से रिलेटेड उसमें भी आपने देखा होगा कि कोल से हम ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं। उसके बाद स्टेटमेंट 2 है कि यूरेनियम एनरिचमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट, लिखा है वैसे भी एटलीस्ट 60%, बहुत हाई एनरिचमेंट है ये, 2 से 4%, और मुझे लगता है मैक्सिमम 9% तक एनरिच इतना हो जाता है यूरेनियम, जिसमें हम लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। तो ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है इतनी एनरिचमेंट से। तो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह के लिए भी शायद इतनी एनरिचमेंट की जरूरत ना पड़ती हो, ठीक है। पर यह स्टेटमेंट गलत है, इतने हाई एनरिचमेंट नहीं चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, सी इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए 72 स्टेटमेंट फर्स्ट, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सुपियल्स एक्चुअली ये एनिमल होते हैं जो पाउच होता है जिनके पास, जो अपने बच्चों की केयरिंग के लिए जो है पाउच का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्सुपियल्स जो है ये इंडिया के नेटिव नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के नेटिव है। तो ये नॉट नेचुरली फाउंड, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रीडेटर्स। देखिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो मार्सुपियल्स है बेसिकली, अगर आप लोगों ने कैंगरू वगैरह देखा है या उसके बारे में जानते हैं, और मुझे लगता है सब जानते हैं कैंगरूज के बारे में, तो जो कैंगरूज है वो प्लेन एरिया जो है ग्रासलैंड्स का, जनरली सवाना ग्रासलैंड्स के एरिया में वो मिलते हैं। इसने लिखा ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स, जो कि गलत है।
तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, सी इसका सही आंसर होगा। तो ये था ज्योग्राफी का सेक्शन। इसमें ज्योग्राफी का भी सेक्शन था, कुछ क्वेश्चंस एनवायरमेंट इकोलॉजी के बीच में इंक्लूड किए गए थे। तो बाकी जो सेक्शन है वो आपको सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स कराएंगे। पॉलिटी का सेक्शन, इकोनॉमी का सेक्शन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो ज्योग्राफी के लिए इतना ही। आप लोग ये चेक कीजिएगा, जो मेरे स्टूडेंट नहीं रहे हैं उनको तो शायद आइडिया नहीं होगा कि हमने कितने क्वेश्चन यहाँ से किए कितने नहीं, पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने क्लास में किया था वहां से वो कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस में उनको प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग जो है आइए इंस्टीट्यूट पे आइए, कंसल्ट कीजिए या कांटेक्ट कीजिए, आपको जो है गाइड किया जाएगा। और आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आप कितने जो मॉडिफिकेशंस ज्योग्राफी में जनरली पूछी जाती हैं स्टेटमेंट्स को लेकर मॉडिफाई करके जो यूपीएससी पूछती है, उसमें आप कितने कंफर्टेबल थे। जो मैंने आपको चीजें बताई थी कि इस टाइप की मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, यहाँ से चीजें इस तरीके से आपको जो है फाइंड आउट करनी है, वो कितनी हेल्पफुल रही, वो सारी चीजें कमेंट कीजिए और होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, अपने जो आपने अटेम्प्ट किया उसको अब मैच कीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर 40 प्लस है तो मुझे लगता है कि आप मेंस के लिए तैयारी करें, और अगर किसी का स्कोर अनलकीली कम रह गया है तो वो अपनी कमियां देखें, इम्प्रूवमेंट करें। जो आपके लिए जो बुक्स हैं, जो मटेरियल है, उसको देखें कि क्या यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो आप चीजें पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी की डिमांड को मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।